नमस्कार। मैं गौरव तिवारी बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर में अध्यापक हूँ और आज किन्नरों पर चल रही इस 10 दिवसीय परिचर्चा में मैं अपनी बात रखने वाला हूँ। किन्नरों पे चर्चा चल रही है। किन्नर चर्चा का केंद्र कब बने? ये किन्नर एकाएक विमर्श का केंद्र कैसे बन रहे हैं? नमस्कार। मैं गौरव तिवारी बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर में अध्यापक हूँ और आज किन्नरों पर चल रही इस 10 दिवसीय परिचर्चा में मैं अपनी बात रखने वाला हूँ। सबसे पहले विषय पे आऊँ उसके भी पहले एक दुखद संवेदना के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा। हिंदी साहित्य के एक बड़े आलोचक, एक ऐसे आलोचक जो रचनाओं के साथ यात्रा करते हुए आलोचना के गुण धर्म के हिसाब से अपनी बातें रखते थे, जिन्होंने बहुत काम किया था। जितना उनका कृतित्व और जितनी उनकी लेखनी महत्वपूर्ण थी, उतना ही भव्य और विराट व्यक्तित्व भी प्रकृति ने उनको दिया था। प्रोफेसर नंद किशोर नवल सर हम लोगों के बीच नहीं रहे। कल रात को 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जाना मेरे लिए मेरी व्यक्तिगत क्षति है और मैं अपनी तरफ से, वांग्मय परिवार की तरफ से, अनुसंधान पत्रिका की तरफ से सबसे पहले मैं इस वार्तालाप के पहले उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका व्यक्तित्व हम सबके लिए प्रेरणा है। उनको पढ़कर हम जान सकते हैं कि एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा आलोचक, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा साहित्यिक कैसे हुआ जा सकता है। अब मैं विषय पे आता हूँ। किन्नरों पे चर्चा चल रही है। किन्नर चर्चा का केंद्र कब बने? किन्नर तो सदियों से चले आ रहे हैं। पिछली चर्चाओं में हमने सुना कि रामायण में भी उनका उल्लेख है और महाभारत में भी उनका उल्लेख है। राम के वन से आने के बाद से ही ताली बजाना और नाचने का जो उन्होंने उत्सव शुरू किया था, वह आज भी चल रहा है। महाभारत में उनका क्या स्वरूप है, ये सब चर्चा होती रही है। ढेर सारे किन्नर पात्र कई संस्कृत नाटकों में भी दिखाई देते हैं और आगे चल के जब हम अपना मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी तमाम किन्नरों की चर्चा होती है। ये किन्नर एकाएक विमर्श का केंद्र कैसे बन रहे हैं? हम जानते हैं, आप सब परिचित हैं कि समय और दौर जब बदलता है उस समय विमर्श के केंद्र भी बदलते हैं। एक दौर था आधुनिकता का। जब से आधुनिकता मानी जाती है और यह माना जाता है कि आधुनिकता मुख्य रूप से यूरोपियंस की देन है, तो यूरोपियंस के द्वारा जो बातें सेट की गईं, प्रमुखता से इंगित कराई गईं
यद्यपि वे बातें पहले भी कई संस्कृतियों में थीं, वे बातें आधुनिकता के केंद्र में आ गईं। आधुनिकता की बात होते होते तर्कशीलता की बात होती है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, अधिकार, लोकतंत्र, इसकी बात होती है। तो अंग्रेजों ने बताया कि हम आधुनिक हैं और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वही आधुनिकता है। तो हम उनके जैसा कपड़ा पहनना, महिलाएं उनके जैसा वस्त्र पहनना, कोट टाई पहनना, उनके जैसा बोलना, छुरी कांटे से खाना, यह आधुनिकता का पहचान बनता गया। बहुत दिनों तक आधुनिकता चली और यूरोप का फैशन चला। बाद में जब विमर्श की परंपरा आगे बढ़ी तो एक वह विमर्श आया जिसने आधुनिकता को कहना शुरू किया कि अरे नहीं, जो तुम कह रहे हो सच उतना ही नहीं है, सच उसके आगे भी है। तुमने तो खुद को केंद्र में रख करके शेष ढेर सारी चीज़ों को परिधि पे डाल दिया है। कोट पैंट जो पहनता है वो आधुनिक है, जो लुंगी और बनियान पहनता है वो आधुनिक नहीं है। तो जो बाद में उत्तर आधुनिकता का दौर आया, उसने परिधि पर चले गए लोगों, परिधि पे चली गई संस्कृतियों, परिधि पे चले गए विषयों को अध्ययन का केंद्र बनाया और उसके तहत ढेर सारी बातें चर्चा में आईं। उन बातों के क्रम में आदिवासियों की चर्चा होने लगी, अल्पसंख्यकों की चर्चा होने लगी, सुदूर क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी चर्चा होने लगी, दलितों की चर्चा होने लगी, स्त्रियों की चर्चा होने लगी। आधुनिकता के दौर में ये चर्चा के केंद्र में नहीं थे, ना दलित थे, ना स्त्रियां थीं, ना किन्नर थे। उत्तर आधुनिकता ने परिधि पर चली गई चीज़ों पर चर्चा करने की जो कोशिश शुरू की, उसी कोशिश के तहत आज हम लोग स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों आदि पर चर्चा करते करते किन्नरों तक पहुँचे हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब उत्तराधुनिकता ने सबसे पहले जो बड़े विमर्श दिए उसमें एक स्त्री विमर्श था। वहीं से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। स्त्री विमर्श ने जब स्त्री विमर्श शुरू हुआ और यूरोप में आरंभिक इसका लेखन शुरू हुआ, विमर्श के रूप में लेखन शुरू हुआ, तो एक बहुत प्रसिद्ध किताब आई थी, आप सबने उसकी चर्चा सुनी होगी, द सेकेंड सेक्स। सिमोन दे बुवा की वो किताब थी। उस किताब में यह बताया गया था कि यह जो समाज है, यह पुरुष प्रधान समाज है। इसमें फर्स्ट सेक्स जो है वो पुरुष है, पहला सेक्स लिंग पुरुष है, और जो दूसरा लिंग है वो स्त्री है, सेकेंड सेक्स। वो बड़ी मोटी किताब है, हिंद प्रकाशन से वो आई थी और हिंदी में प्रभा खेतान जी ने उसका अनुवाद किया था। बाद में उस पर विवाद हुआ, वो किताब आउट ऑफ प्रिंट है, नहीं मिलती है। बड़ी महत्वपूर्ण किताब थी वो। उन्होंने सेकेंड सेक्स कहा था। आज हम जब किन्नरों को थर्ड जेंडर कह रहे हैं, तो थर्ड जेंडर कहने के पीछे वही मानसिकता और वही संवेदना है जो सेकेंड सेक्स कहने के पीछे स्त्रियों के प्रति आई थी। हम सब जानते हैं, पहला जेंडर, जब हम थर्ड जेंडर कहते हैं तो प्रश्न उठता है, पहला जेंडर कौन? मेल। दूसरा जेंडर कौन? फीमेल। और तीसरा जेंडर कौन? ये किन्नर, जिसको थर्ड जेंडर कहा जा रहा है। तो स्त्री विमर्श पर चर्चा करने के जो औजार हैं, वे औजार यहाँ थर्ड जेंडर पर चर्चा करने के क्रम में भी बड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। आप जानते हैं, स्त्री को जब तक उनकी यौनिक शुचिता, यौनिक पहचान से बांध कर रखा गया, उन्हें हरम की वस्तु माना गया, उन्हें बिस्तर की वस्तु माना गया, उन्हें मनोरंजन की वस्तु माना गया, पुरुष के लिए समर्पित और सेवा भाव वाला माना गया, तब तक स्त्रियों की जो दशा थी वो चारदीवारी के अंदर कैद थी। हमने
उनकी यौनिक विशिष्टता के कारण दुनिया भर के सारे मर्जाद उनके मत्थे मढ़ दिए, उनके गले में बांध दिए। अगर उसके साथ गलत करने वाला कोई पुरुष भी है तो पुरुष के साथ कुछ भी गलत नहीं कहा जाता था, स्त्रियों को अस्पृश्य माने जाने लगा। जब स्त्रियां अपने उस यौनिक पहचान से बाहर निकलती हैं और अपना उन विषयों में, उन क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, जिन क्षेत्रों में वो अब तक नहीं चल रही थीं, तो उनकी एक अलग पहचान बनती है और वे आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वतंत्र व्यक्तित्व धारण करती हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो किन्नरों की पूरी पहचान हमारे समाज में बनी हुई है, वह पूरी की पूरी पहचान उनकी यौनिक विशिष्टता के कारण ही है। उनकी यौनिक विशिष्टता को हमने उनका इस कदर पर्यायवाची बना दिया है कि जन्म लेने से लेकर के जब वे जन्म लेते हैं तो उनकी वही पहचान उनके सभी पूरी पहचानों पर भारी पड़ जाती है। आप पुरुष, स्त्री और किन्नर तीनों में तुलना करें, तीनों के पास प्रकृति ने आँख, नाक, कान, मुंह, बुद्धि, विवेक, संवेदना, विचार करने का तरीका, ममता, प्रेम, दया, घृणा, क्रोध, सब कुछ एक समान दिया है। पुरुष में भी, स्त्री में भी, किन्नर में भी। अंतर क्या है? अंतर सिर्फ एक चीज का है। अंतर सिर्फ यौनिक विशिष्टता का है। पुरुष पौरुष के भाव से युक्त एक जीव है, स्त्रियां अपनी कोमलता और अपनी एक विशिष्टता को लिए हुए एक जीव हैं, और जो किन्नर हैं वह उनके लिए एक बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया मुद्गल जी ने। स्त्री वो लैंगिक विकलांगता, लैंगिक रूप से वे विकलांग हैं। अब देखिए, विकलांगों के प्रति हमारा समाज इधर संवेदना ज़्यादा आई है कि कोई भचकने वाला, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई विशिष्ट अपने शारीरिक कमी के कारण विशिष्ट ढंग से चलने वाला व्यक्ति जब दिखता था तो लोग उस पर हंसते थे। वह विकलांगता थी एक सामान्य पुरुष की, उसके अंदर सब चीज़ें सही है, अगर कोई एक अंग विकलांग है तो लोग उस पर हंसते थे। बाद में सरकार ने उन विकलांगों के महत्व को समझा और कहा कि किसी एक अंग का खत्म होना या खराब होना उनके पूरे व्यक्तित्व पर भारी नहीं माना जा सकता, इसलिए उनको मुख्य धारा में लाने की उसने कोशिश की। स्त्रियां भी जब अपनी लैंगिक पहचान से बाहर निकली तो उन्होंने अपनी जगह बनाई। उसी प्रकार से जब इन लैंगिक विकलांगों को उस विकलांगता के बिंदु को हटा कर करके उनका मूल्यांकन अगर हम करेंगे तो कई क्षेत्रों में वो हमसे आगे भी नजर आएंगे और ढेर सारे क्षेत्रों में हमारे समान भी नजर आएंगे। आप देख रहे हैं, आपको पता है, इसी समाज में ढेर सारे किन्नर ऐसे हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का नाम आपने सुना है, पीएचडी धारी हैं, महामंडलेश्वर हैं, एक अखाड़ा है जिसके वे नेतृत्व करता है। आप कई किन्नरों को जानते हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं। क्यों हैं वो? और वे किन्नर जिनकी चर्चा हम प्रायः करते हैं वे वैसे क्यों नहीं हैं? सिर्फ एक कारण से। वह कारण है कि हमारी पूरी की पूरी दृष्टि, इसीलिए मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि हमारी जो पूरी की पूरी दृष्टि है वह उनकी लैंगिक विकलांगता को केंद्रित कर करके बनी है। हम उनकी लैंगिक पहचान को अपने मन मस्तिष्क पर इस कदर हावी कर चले हैं
कि हम उससे अलग उनको देख ही नहीं पाते, और जब हम उनसे अलग उनको देखने की कोशिश करते हैं तो कोई किन्नर मेयर बन जाती है, विधायक बन जाती है, डॉक्टर बन जाता है या प्रोफेसर बन जाता है। इसलिए इस विमर्श के क्रम में जो पहली बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें इस लैंगिक विकलांगता की संवेदना को समझना होगा, और जिस प्रकार स्त्री की लैंगिक शुचिता को समझ करके उसके व्यक्तित्व को उसकी सुंदरी वाली पहचान से बाहर करके हमने देखा, माल वाले पहचान से बाहर बढ़कर देखा, उसी प्रकार से इन किन्नरों को उनकी लैंगिक विशिष्टता से आगे निकल करके हमें उनकी नाचने गाने वाली पहचान, उनसे बधाइयाँ गंवाने वाली पहचान से आगे बढ़ करके देखना होगा। और यह जो प्रक्रिया होगी वह दो तरफा होगी, एक तरफा से नहीं होगा। उनको भी समझना होगा। अब इसके कारण कई बार ये होता है कि हम तो असंवेदनशील हो ही जाते हैं, जो हमारी पहचान बन जाती है ना, जैसे किन्नर समाज जो है वह एक बंद समाज है, और कोई भी बंद समाज अपने बारे में ढेर सारे प्रकार की जिज्ञासाओं को रखता है, उनके बारे में ढेर सारे प्रश्न होते हैं, उनके बारे में ढेर सारी अफवाहें होती हैं। अभी जब ये किन्नरों पे उपन्यास और कहानियां अभी नहीं आए थे, तब तक हम सब में से बहुतों ने किन्नरों को उस रूप में नहीं जाना था जिस रूप में हम उनके ऊपर के आए हुए उपन्यासों को, कहानियों को, कविताओं को देखकर जान रहे हैं। इसलिए उनके बंद समाज की जो स्थिति है, उस बंद समाज की स्थिति को हमें खोलना होगा, और उनकी बंद समाज की स्थिति को खोलने की दिशा में ये जो किताब, ये जो पुस्तकें, ये जो ज्ञान की विभिन्न अनुशासन में बातें आ रही हैं, जितनी ज़्यादा आएंगी उतनी ही ज़्यादा उनके लिए भी उचित होगा। स्त्रियों ने अपनी बात कही, परिध पे थी, दलितों ने अपनी बात कही। हमारी नज़र से देखिए, स्त्रियां अपनी नज़र से दिखाना शुरू की, दलित अपनी नज़र से समाज को दिखाना शुरू किए, किन्नर जब अपनी नज़र से समाज को दिखाना शुरू करेंगे तब उनकी असली पीड़ा, उनकी बात, उनका समाज और खुलेगा, और ये समाज का खुलना बहुत जरूरी है। जब समाज बंद हुआ है, जो भी समाज बंद हुआ है, उस समाज के बारे में अफवाहें बहुत चली हैं, और इन कारणों से, इन अफवाहों से हमने अपने मन मस्तिष्क में उनकी एक पहचान गढ़ ली है। अब आप किन्नरों को देखते हैं, प्रश्न आ रहे हैं, उन पे चर्चा की जाएगी। आप किन्नरों को देखते हैं, किन्नर क्या करते हैं? कई बार आप देखते हैं कि ट्रेन में हम चल रहे हैं, एक हमारा अनुभव, हमारे जीवन का एक बड़ा अनुभव ट्रेन वाला होता है किन्नरों के साथ, और हम उसी को पहचान उनकी मान लेते हैं, जबकि यह उनकी अधूरी पहचान है। किन्नर बनना एक रोजगार होना भी हो गया है। इसलिए ढेर सारे ऐसे सर्वेक्षण हुए हैं जिनमें बताया गया है कि किन्नर कहे जाने वाले लोगों में से ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो लोग किन्नर नहीं हैं, लेकिन वे किन्नर होने को, किन्नर जैसा दिखने को और किन्नर जैसी ताली पीटने को वे अपनी पहचान बना लिए हैं, ताकि उससे रोजगार का सृजन एक तरह से हो सके। एक व्यक्ति जब देखता है कि हम सामान्य रूप से हाथ फैलाते हैं तो हमें 10 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया मिलता है, कोई डांट भी देता है, और जब किन्नर आते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो सब लोग अपनी गठरी में से 10-5 रुपया निकालने लगते हैं, तो उसको लगता है अरे यह तो कमाई का एक ढंग भी है। और यह कमाई का एक ढंग, उनके रोजगार का यह तरीका उनकी एक बड़ी पहचान बन गया, जो उनकी उजड्डता के साथ जुड़ गया। वे किन्नर जो लैंगिक विकलांग होने के कारण हमारी संवेदना के पात्र थे,
कई बार वे उजड्ड होने के रूप में, गुंडे मवाली होने के रूप में वे हमारे सामने बहुत गलत रूप में सामने आते हैं और हमारी संवेदना उनके प्रति खत्म हो जाती है। इस पहचान को हमें मिटाना होगा और इस पहचान को मिटाने के लिए उन्हें भी ऐसा करना होगा। यह दो तरफा व्यवस्था है, एक तरफा नहीं है। अब देखिए, बेचारे किन्नरों का जो व्यक्तित्व है, दो उपन्यास हैं, उपन्यास तो ढेर सारे लिखे गए हैं, दो उपन्यासों की चर्चा मैं करना चाहता हूं। एक उपन्यास है तीसरी ताली, और जो दूसरा उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। इन दो उपन्यासों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि दोनों कई मायनों में बड़े विशिष्ट उपन्यास हैं। जो तीसरी ताली उपन्यास है, वह उपन्यास पूरे के पूरे किन्नर जीवन को अपनी संपूर्णता में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आपको उस समाज की अमानुषिक जैसी पीड़ा दिखाई देती है, उस समाज का वह रूप दिखाई देता है जिसमें 2, 3, 4, 5, 8, 10 साल की उम्र में वे अपने माँ बाप के द्वारा और कभी कभी जन्मते ही कैसे परित्यक्त कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। यह बात भी आपको तीसरी ताली में दिखाई देती है। उनकी आत्मिक संवेदना दिखाई देती है कि कैसे स्त्रियोचित गुणों की अधिकता वाला एक किन्नर पुरुषोचित गुणों की अधिकता वाले एक किन्नर से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और मन में ही पति पत्नी जैसा भाव मानने लगता है। उस उपन्यास में उन गिरियों की चर्चा हुई है, गिरिया जिन्हें किन्नर अपना पति मान लेते हैं। उस उपन्यास में उनके अखाड़ों की चर्चा हुई है, संपत्ति का विवाद हुआ है, संपत्ति के विवाद पे चर्चा हुई है, उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की बात हुई है पूरी की पूरी। मतलब तीसरी ताली जो उपन्यास है वो टोटलिटी में किन्नर जीवन को ऐसा लगता है कि जो उपन्यासकार है वो पूरा का पूरा बता देना चाहता है आपसे कि यह किन्नर है। और जो दूसरा उपन्यास है नाला सुपारा, नाला सुपारा विशिष्ट उपन्यास है और मैं इस उपन्यास की एक ऐसे पैराग्राफ को, छोटा सा है, मैं पढ़ना चाहूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि लेखिका मुदगल जी, चित्रा मुदगल जी किस प्रकार से किन्नरों की संवेदना को पकड़ रही हैं। कहती हैं, जननांग विकलांगता बहुत बड़ा दोष है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तुम मान लो कि तुम धड़ का मात्र वही निचला हिस्सा भर हो। मस्तिष्क नहीं हो, दिल नहीं हो, धड़कन नहीं हो, आँख नहीं हो, तुम्हारा हाथ पैर नहीं है, हैं सब वैसा ही है जैसे औरों के हैं। यौन सुख लेने देने से वंचित हो तुम, वात्सल्य सुख से नहीं। इसलिए सुनो, पहचानो, उन्हें पहचानो, अपने श्रम पर जियो, मनोरंजन की दक्षिणा पर नहीं। हिकारत की दक्षिणा जहर है जहर, तुम्हें मारने का जहर। आप देखिए, यहाँ लेखिका उस संवेदना को पकड़ रही है। वो कहती हैं कि जो किन्नर हैं उनकी जो पहचान केवल और केवल उसी यौनिकता जिसकी चर्चा अभी पहले की गई, उसी को केंद्र में रख करके की जाती है। एक जगह और वो कहती हैं, इसी उपन्यास में आगे एक जगह चित्रा मुदगल लिखती हैं कि बाद में किन्नरों ने अपने जीवन को और जो उनका जीवन है जिस रूप में चल रहा है उसके प्रति, उनके प्रति इनसिक्योरिटी की भावना आई, असुरक्षा की भावना आई। और जब उनके अंदर असुरक्षा की भावना आई तो इस असुरक्षा की भावना ने
उनको उसी रूप में रहने के लिए मजबूर किया जिस रूप में वे चलते आ रहे थे। और इस असुरक्षा की भावना को तोड़ना मुझे लगता है आज सबसे बड़ा हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रयास होगा। वो कहते हैं एक जगह, चित्रा मुद्गल कहती हैं, उनका जो पात्र है वो अपने माँ को पत्र लिखते हुए कहता है, यह भीतर से खोखले और डरे लोगों की जमाते हैं। ये चाहते हैं कि जिस विशेष परिभाषा से उन्हें मंडित किया गया है उसी रूप में ही सही उनकी भी एक संगठित उपस्थिति समाज में बने, उनकी ताकत में इजाफा हो। इसलिए ढूंढते फिरते हैं जननांग विकलांगों को, इसलिए कहीं कोई टोह मिल जाए। इसीलिए गुरु परंपरा से दीक्षित कर बनाए रखना चाहते हैं उस एकता को जो उन्हें आपस में जोड़े रखे। अब आप ही बताएं बा, उन्हें समाज की मुख्य धारा में क्यों नहीं स्वीकार होना चाहिए? ये दो उदाहरण हैं। मुझे लगता है ये जो दोनों उदाहरण इस उपन्यास की कीवर्ड्स हैं। इस उपन्यास को खोलने के लिए सबसे बड़े औजार हैं, टूल्स हैं। और इसी कारण को जब यह समाज समझता है तो कई बार उनका इस्तेमाल करता है, राजनीतिक इस्तेमाल करता है, सामाजिक इस्तेमाल करता है। तो हमें इन बातों को ध्यान में रख करके किन्नरों को देखना होगा। अब थोड़ी व्यवहारिक बातों पे मैं आता हूं। हमने कुछ दिनों पहले 11 अगस्त 2017 को किन्नरों पे एक दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी इग्नू के बैनर तले। आपको पता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किन्नरों की समस्या को ध्यान में रख करके अखिल भारतीय परिदृश्य पर उनके लिए मुफ्त शिक्षा व्यवस्था को सामने लेकर के आया है। और वह चाहता है कि किन्नर जो 20वीं कोर्स में अपना प्रवेश लें, मुफ्त में उनकी शिक्षा हो, क्योंकि किसी भी समस्या से शिक्षित होकर ही मुक्ति पाई जा सकती है। उस संगोष्ठी के संदर्भ में किन्नरों के कई ग्रुप्स से मिलने का मौका मिला। मेरे जनपद में जहां मैं हूं, यहीं पे किन्नरों के कम से कम 5 गद्दियां हैं। और उसके पहले तक किन्नरों के बारे में मेरे मन में भी वही धारणा थी जो धारणा हम सबके मन में दिखाई देती है। जब मैं वहाँ गया, किन्नर की एक गद्दी सुदूर गांव में, वहाँ गया तो मैंने देखा उसके पास 4-5 घोड़े हैं, बोलेरो गाड़ी थी, और आसपास के मुसहर समाज के 10-20 घर ऐसे थे जो उन किन्नरों के जीवन पर आश्रित थे और उनका पूरा का पूरा रोजगार, मतलब किसी के घर का आदमी घोड़ों को खिलाता है, पिलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई उन सबों के साथ कहीं जाता आता है, बधाइयों में जाते हैं तो उनकी सहायता करता है। मतलब एक गद्दी ऐसी है, और उस गद्दी की जो सरदार थी, उस सरदार ने 2-3 ऐसे अनुभव बताए जो अनुभव इन किन्नरों के प्रति हमें और किन्नरों के और संवेदनशील रूप को प्रस्तुत करते हैं। वह खबर हमारे जनपद में अखबारों का विषय बनी थी कि राह चलते हुए उस किन्नर ने एक लड़की को सड़क के किनारे रखा हुआ सुबह 5 बजे पाया था। वो रो रही थी लड़की, उस लड़की को निमोनिया था। उस किन्नर ने उसे उठा करके ले जाके मेडिकल कॉलेज में 1 हफ्ते तक रख के अपनी बेटी की तरह उसकी चिकित्सीय जांच कराई, और उस जांच के बाद उस लड़की का पालन पोषण कर रही है। एक और उदाहरण उसी पीठ से हमको मिला था कि एक लड़की की एक किन्नर ने बकायदे गाजे बाजे के साथ शादी कराई थी, और वह लड़की उसे कहाँ मिली थी? वह लड़की भी प्रत्यक्ष रूप में किसी माँ बाप के द्वारा रखी हुई मिली थी उसे। किन्नरों का यह रूप है।
उनकी संवेदनशीलता है कि दूसरे की बच्ची सड़क पे पाई हुई, और मेडिकल कॉलेज मतलब जिस इलाके में वो रहती थी वहाँ से 70 किलोमीटर दूर 8 दिन रह करके उसकी पूरी चिकित्सीय व्यवस्था, जांच कराना, उसकी दवाई कराना और फिर उसको अपने जीवन का अंग बना लेना। एक गद्दी पे हम लोग गए तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की। पहले तो वो खुलते नहीं हैं, उनको ये लगता है कि अरे कोई एनजीओ वाले हैं क्या, आपको कहीं कोई फंड वगैरह मिलेगा क्या। वो जानते हैं कि हमारा इस्तेमाल लोग फंड के रूप में भी करते हैं, हमारे नाम से कोई संस्था चलाएंगे और फंड लेंगे। उससे हमको पता चला कि इस जनपद में की गद्दियां हैं या किन्नरों के जितने भी पीठ हैं वे सभी जाति आधारित हैं। उसने कहा मैं मिश्रा हूँ और ये ब्राह्मण पीठ है, इसका जो सरदार होता है, रहते तो हर जात के लोग हैं लेकिन वो ब्राह्मण ही होता है। तो जो देवरिया वाली पीठ है उस पर कोई श्रीवास्तव हैं और उसका जो होता है वो श्रीवास्तव ही होती है। और ये जो तीसरी जगह की उसने बात की कि वहाँ वाली जो पीठ है वहाँ पे ठाकुर ही कोई होता है, वहाँ यादव ही कोई होता है। मतलब प्रकृति ने उनको हमसे इतना दूर रहने के लिए जो कारण दिया है उसके बावजूद भी वे हमारे ही जैसी जाति पहचान को बनाए हुए हैं। यह उनको देखने या यह आंख खोलने वाली बात थी। सेमिनार में जब भी वे आए और ढेर सारे बड़ा अच्छा सेमिनार हुआ था, उसमें किन्नरों की उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। वे आए और जब हमने कहा कि पढ़ाई के रास्ते में आपके मार्ग में बाधा क्या है, तो उन्होंने कहना नहीं है, बाधा आप हैं। आप हमें मनुष्य समझते कहाँ हैं। अगर एक बार मैं कस्बे में एक पार से दूसरी पार निकल जाती हूँ तो रास्ते में 50 फप्तियाँ मिलती हैं और 20 छेड़ने वाले मिलते हैं। आप सोचिए, कोई 3000 4000 लड़के और लड़कियों वाले महाविद्यालय में आकर के पढ़ पाएगी। उनकी संवेदना, उनकी पीड़ा। हमने कहा कि इग्नू का पाठ्यक्रम जो है वो घर से बैठ के पढ़ने वाला है, और लेकिन हम असफल रहे, एक भी किन्नर ने हमारे केंद्र पे एडमिशन नहीं लिया। कारण क्या था? कारण सिर्फ वही था, कारण उनके समाज का बंद होना था। हमें उन्हें खोलना होगा, उनकी संवेदना को समझना होगा और उनकी जो यौनिक पहचान है उस पहचान से बाहर निकल करके उन्हें देखने की कोशिश करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में असफल रहते हैं तो हम लाख कुछ कहें, उनके बारे में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। किन्नरों के ऊपर ढेर सारी किताबें आ रही हैं, विमर्श हो रहे हैं, लेकिन इसका फायदा उनको सीधे सीधे नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वे बातें हैं, क्योंकि यह जो संवाद का ढंग है ना वो एक पक्षीय है। ये बातें उन तक नहीं पहुंच रही हैं कि उनके इन विशिष्टताओं को हम समझ रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। किन्नर विमर्श के अंतर्गत इस एक तरफा एकालाप को दो तरफा संवाद बनाने की कोशिश करनी होगी। जब तक यह एकालाप वार्तालाप में नहीं बदलेगा और यह वार्तालाप उनको उनकी विशिष्टता का एहसास नहीं कराएगा, तब तक किन्नरों की स्थिति में कोई सुधार आने वाला नहीं है।